हेलो मित्रों, मैं शिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग के जैसा कि ये लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें के एक पार्ट है। हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रक्षेप गति में हम लोग ने समीकरण डिस्कस किया था कि जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, यानी जब कोई पार्टिकल प्लेन में जब इसको किसी एंगल पर क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंका जाता है, थीटा एंगल पर, तो वो कैसा मोशन करता है, को इस तरह का मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, इसके हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। x क्या है, वो ये है। y क्या है, वो ये है। तो इसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे, पार्टिकल की पोजीशन जो बताएंगे एक्स वाई प्लेन में। उसके लिए हम लोग ने समीकरण ज्ञात किया था, निकाला था। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ समीकरण आ रहा था जिसमें हम लोगों ने ये इसको हम लोगों ने कहा था ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? पैराबोलिक फंक्शन है। तो हम लोगों ने कहा था अच्छा ये क्योंकि एक पैराबोलिक फंक्शन है तो कोई बात नहीं, अगर ये पैराबोलिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है, तो हम लोगों ने कहा था इसका मतलब ये एक पैराबोलिक फंक्शन को शो करेगा। पैराबोलिक मतलब इस तरह का कुछ इक्वेशन। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, जिसमें y है ये, जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, और x है वो ये डिस्प्लेसमेंट। y है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आया था। इसमें एक दो चीज़ें हम लोग को समझानी थी कि जो पिछली बार भी रह गई थी। तो ये समीकरण है, ये समीकरण हम लोग लिख लेंगे एक जगह, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या है एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, काम आता रहेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही समीकरण हम लोगों ने यू एक्स और यू वाई के टर्म में भी देखा था, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ बात करनी थी कि जब भी कोई पार्टिकल, ध्यान से समझना है इस बात को जो हम समझाना चाह रहे हैं इस बार। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब है अगर a का मान टाइम के साथ ना बदले, यानी a कांस्टेंट हो, a का परिमाण भी ना बदले और दिशा भी ना बदले, अगर a नहीं बदल रहा है, यानी अगर a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर ये इस दिशा में लग रहा है तो वो उसी दिशा में लगता रहे। अगर a कांस्टेंट है तो दो ही तरह के मोशन पॉसिबल होते हैं मित्रों। एक मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन मतलब क्षैतिज रेखा में, सीधी रेखा में मोशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन, या फिर पैराबोलिक मोशन, परवलयाकार गति। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परवलयाकार गति। समझ में आ रहा है मित्रों? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर a कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है, a ना बदले। कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? मतलब कांस्टेंट होने का मतलब है कि a की डायरेक्शन भी ना चेंज हो और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी ना बदले। तो दो ही तरह के मोशन पॉसिबल हैं जो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कब होगा? जब a या तो मतलब a की जो दिशा हो वो, अगर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है अगर, तब स्ट्रेट लाइन होगा। या तो पार्टिकल का जो मोशन हो इनिशियल वेलोसिटी का, वो किस डायरेक्शन में हो? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो,
या स्ट्रेट लाइन मोशन की डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट हो। फिर से समझो एक बार, नहीं समझ पाए होगा 100%। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन कब होगा? स्ट्रेट लाइन तब होगा जब या तो u 0 हो, मतलब रुका हो, शुरू में एकदम रुका हो और फोर्स लग रहा हो किसी डायरेक्शन में, लेकिन कैसा लग रहा हो? कांस्टेंट। जैसे मान लो हम इसको ऐसे छोड़ दें तो ये नीचे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं बताओ? है, नीचे एक ही दिशा में जा रहा है ना। तो स्ट्रेट, क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और g हमेशा नीचे लग रहा है, और कैसा g है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए नीचे आ रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब अगर u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, तो और a अगर कांस्टेंट है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। दूसरा कब स्ट्रेट लाइन होगा? मान लो u 0 ना हो, लेकिन u हमेशा या तो a की दिशा में हो या तो a के विपरीत हो। इन्हीं दोनों कंडीशंस में हमेशा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल किसी u की डायरेक्शन, u मतलब प्रारंभिक वेग यानी शुरू में जहां जा रहा है वो, u की डायरेक्शन यदि a से अलग दिशा में है, a से अलग दिशा में है, a से अलग डायरेक्शन में अगर है, a से अलग डायरेक्शन में है, तो हमेशा मोशन पैराबोलिक होगा मित्रों। मतलब u 0 नहीं होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, और 0 ना हो और क्या हो? a से अलग डायरेक्शन में हो। जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो g हमेशा नीचे लगता है, तो a को हम मान लो ऐसे फेंके, तो अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन अगर हम किसी और एंगल पे फेंक रहे हैं, यहाँ फेंक रहे हैं, तो पार्टिकल ऐसा मोशन कुछ करेगा, तो हम कहेंगे वो पैराबोलिक मोशन होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हम पाथ की बात करें मित्रों, ध्यान से समझना, एकदम आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पाथ की बात करें तो पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? अब अगर परवलयाकार समझ में आ गया, परवलयाकार कब होगा? परवलयाकार तब होगा जब u की डायरेक्शन a से अलग हो, मतलब a के विपरीत ना हो, a के अपोजिट ना हो, उसी डायरेक्शन ना हो, अलग हो, किसी और एंगल पर हो, तो हमेशा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लो एक्सीलरेशन इस दिशा में और पार्टिकल ऐसे फेंका जाए, बताओ पार्टिकल किधर जाएगा? तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा कि ऐसा होगा? बताओ, सोचो। पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? याद करो, जब हम परवलयाकार पढ़ रहे थे तो हमने कहा जी नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल को अगर हम इधर फेंक रहे हैं क्षैतिज से, u वेग से, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अंतिम में जाते जाते ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है हमेशा पार्टिकल का अंतिम वेग ऐसी दिशा में होना चाहता है जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है। जैसे अगर g नीचे है तो पार्टिकल हमेशा किधर हो रहा है? नीचे आ रहा है। अगर a आगे है तो पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसा दिशा में जाना चाहेगा कि वो a के समांतर हो जाए। यानी पाथ भी हमको क्लियर है। पहला हमने क्या सीखा कि अगर हमने u को a से किसी और एंगल पर फेंका है तो वो हमेशा पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक कैसा होगा? हमेशा इस प्रकार से होगा, ध्यान से लिख लेना कॉपी में, हमेशा इस प्रकार से होगा कि u का जो अंतिम वेग की जो दिशा है, यानी u किस दिशा में जाएगा, वो हमेशा a के पैरेलल होना चाहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और हम ले लें, मान लो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, मान लो है इस दिशा में, पार्टिकल को फेंका गया इस दिशा में, तो क्या होगा? मोशन कैसा होगा? तो ऐसा। ये कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे फेंके तो ऐसे जाएगा, एक्सेलरेशन क्योंकि इधर है तो कांस्टेंट है, तो वो ऐसे होके इस तरह से होगा ताकि ये इसके समांतर हो जाए। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीखा, ये समीकरण बनाना तो पहले सीखा ही था। हमने सीखा कि अगर ए कांस्टेंट है
कांस्टेंट होने का मतलब या दिशा भी ना बदले और परिमाण भी ना बदले, यानी रिजल्टेंट भी ना बदले, मैग्नीट्यूड भी ना बदले। तो दो तरह के मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन और पैराबोलिक मोशन। स्ट्रेट लाइन कब होगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, और या फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तब तो सोचना ही नहीं, तब तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, तो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, सोचो मन में पॉज करके। तो होना ये चाहिए कि u की डायरेक्शन या तो a की दिशा में हो या तो a के विपरीत हो, अपोजिट हो। अगर a की डायरेक्शन में या a के अपोजिट डायरेक्शंस में है, देन यू कैन से दैट द मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। बट व्हेन द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो u की जो प्रारंभिक वेग है, अगर उसकी दिशा a से अलग है, मतलब विपरीत भी नहीं है या उसकी दिशा में भी नहीं है, किसी और एंगल पर फेंक रहे हो, तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ होगा। आपको कुछ और सोचना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मिटा दे, चलो ये नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना कॉपी में, नोट्स के रूप में अच्छे से एक एक पॉइंट जो बोले हैं वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग ने, कब हम पैराबोलिक बोलेंगे, y बराबर एक्स टेन थीटा, कि हमने इसलिए इसको बाद में बताया ताकि पहले पैराबोलिक तो समझो क्या है, फिर हम लोग समझे ना कि पैराबोलिक अच्छा ये है वो है। चलो अब हम लोग को देखना है कि अगर कोई पार्टिकल को हमने क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से किसी u वेग से फेंक दिया है, तो थीटा एंगल पर, तो पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा और यहाँ जाके टकराएगा। ठीक है, तो हमको पहले ये बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? फ्लाइट यानी उड्डयन काल, इसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, हिंदी में स्पेलिंग देख लेना, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जब ये पार्टिकल को फेंका गया और जब ये जाके वापस टकराया अर्थ पे, तो इस पूरे जर्नी के दौरान कितना टाइम लगा, इसको कहेंगे उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या है? जब हमने पार्टिकल को फेंका और जब वापस पृथ्वी में टकराया, तो उस पूरे मोशन में जितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा मित्रों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कैसे? नॉर्मल, एकदम सिंपल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें पता है कि इसका क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। और हमको क्या पता है, नीचे की तरफ g लग रहा है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि इसका जो क्षैतिज वेग है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, एंड u थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? तो हमें t निकालना है। क्या निकालना है? t। तो इस पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण। कौन सा गति का द्वितीय समीकरण बोलो मित्रों? क्या होता है? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये होता है x विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ a एक्सेलरेशन त्वरण और t स्क्वायर टाइम। यहाँ पे देखो तो अगर पार्टिकल यहाँ से गया और वापस यहीं पर आ गया, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? ये हॉरिजॉन्टल दिशा में बताना, क्षैतिज दिशा में। कहाँ हम लोग देख रहे हैं? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमें एक्सेलरेशन 0 करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, इन वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का क्या मतलब है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दिशा में। कहाँ पे? ऊर्ध्वाधर दिशा। तो अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वर्टिकल डायरेक्शंस में पार्टिकल यहाँ था, वापस ही यहाँ आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल यहाँ था, वापस यहाँ आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा। फिर से कंफ्यूज मत होना, ये x, ये वाला x नहीं है, हम अभी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम y लिख दें तो कोई बुरी बात नहीं है, तो y लिख दो तो अच्छा रहेगा। y बराबर ut प्लस हाफ। तो y 0, y क्या है? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्रारंभिक वेग कितना है?
यू साइन थीटा, तो लिख लो। अच्छा टाइम कितना लगा उस पूरे जर्नी में, कैपिटल टी, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, प्लस हाफ जी किधर है नीचे, तो माइनस जी लगा दो, और टी कितना है, टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो जी है ना सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस होगा तो इधर अगर प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर यू साइन थीटा टी, एक टी से एक टी कट गया, तो टी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं, u साइन थीटा लिख सकते हैं uy, तो 2uy अपॉन जी। uy का मतलब क्या है, uy का मतलब है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, uy ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा, ठीक है। इसको नोट, इसको डाल दो। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट हिंदी में क्या बोलोगे, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई इस पूरे टाइम ऑफ, इस पूरे मोशन में देखें तो ये इसका पीक पॉइंट है, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई, इसी को बोलेंगे एच मैक्स। एच मैक्स यानी जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी एच मैक्स। इसको कैसे निकालें, फिर से हम वही वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल इक्वेशन 3 लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण क्या है बोलो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे h हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, यही होता है। अच्छा यहाँ पे अगर हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी इसकी वेलोसिटी वी वाई कह लें, दिस इज 0, यानी यहाँ पे इसका मान 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी यही यू साइन थीटा, ए की जगह जी एक्स, तो मैक्सिमम हाइट ये है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी विस्थापन एच मैक्स हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स की जगह एच मैक्स हो जाएगा। वी अंतिम वेग है, अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये है इस पॉइंट पर, तो फाइनल इस यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख दो, बराबर u इनिशियल है कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2g, ए नीचे की तरफ g है, तो ये माइनस g हो जाएगा, और x की जगह हो जाएगा h मैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2gh मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको कहीं कहीं हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं यू वाई का, क्योंकि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर ही है, यू साइन थीटा इज ए वर्टिकल कंपोनेंट, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो ऐसा भी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे t हम लोग निकाल चुके थे, t है 2u साइन थीटा अपॉन g, h मैक्स है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम लोग निकालेंगे कि रेंज, इसको बोलते हैं हिंदी में परास, परास, रेंज या परास। परास या रेंज है क्या, जब हमने फेंका यहाँ से वापस धरती पर टकराया, तो क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दिस इज रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज या परास, दिस इज आर, तो आर या परास। तो कैसे निकालेंगे परास, चाहो तो इसमें रख के भी निकाल सकते हो आराम से, चाहो तो नॉर्मल, जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, किस में देखें, हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम क्षैतिज दिशा में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं दोस्तों, कोई एक्सेलरेशन है, त्वरण है बच्चों, नहीं है ना, u sin cos थीटा है, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बॉल जा रही है, तो क्षैतिज दिशा में इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो टाइम वही लगेगा परास के बराबर, उड्डयन काल के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो हम क्या सीधा सीधा ऐसे लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन समय। वेलोसिटी कितनी है क्षैतिज दिशा में, u cos थीटा, विस्थापन कितना है r, और टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट r, कैपिटल T। तो r बराबर हो जाएगा u cos थीटा, और कैपिटल T का मान रख दो 2u sin थीटा अपॉन g। तो 2, अच्छा u स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, कहीं कहीं इसको हम यू वाई यू एक्स के टर्म में लिखेंगे, तो ये है यू वाई, ये है यू एक्स, तो 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे परास भी आ गई, रेंज भी आ गई, आर क्या आ गए, आर इज इक्वल टू बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हो तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कोशिश करो ये 3-4 इक्वेशन याद हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाला, और इक्वेशन निकाला, पैराबोलिक का समीकरण निकाला। और हमने उसके पहले पैराबोलिक पे 1-2 सवाल लगाए थे, कुछ सवाल आज भी हम लोग देखेंगे, और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या आप उसके आंसर करोगे, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को लोगे, वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3-4 इक्वेशन देख लिए, एक समीकरण देख लिए, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला यानी परवलयाकार का समीकरण है। इससे पता चलता है कि जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति वो परवलयाकार के समीकरणों को फॉलो करती है। फिर हमने देखा कि ये उसका उड्डयन काल क्या है, यहाँ से वहाँ पर पूरा जाने में मैक्सिमम हाइट क्या है, ये निकाला। अच्छा, अगर हम इस पे थोड़ा सा विचार करें बच्चों, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो इसमें हम लोग कुछ देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतम परास के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, अधिकतम परास के लिए, किसके लिए, अधिकतम परास के लिए। अधिकतम परास के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मान लो हमने भाई जैसे अगर u बढ़ा दे, थोड़ा धीमे फेंकें और तेज फेंक दें और तेज फेंक दें, तो कितनी भी तेज फेंक भाई वो दूर ही जाएगा। तो u से मतलब नहीं है, हम कहते हैं मान लो हमारे पास u कांस्टेंट है कि भाई मेरी इतनी ताकत है, हम इससे ज़्यादा तेज नहीं फेंक सकते, तो हमें पास जो ताकत है मैंने उस ताकत से फेंक दिया एक बार, तो u हमारा फिक्स हो गया। g भैया हम पृथ्वी पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो g की वैल्यू भी फिक्स हो गई। तो हम देखते हैं अच्छा इसकी वैल्यू बदल सकते हैं, ऐसे फेंकना है कि ऐसे फेंकना है कि और ऐसे फेंकना है, तो हम थीटा चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब फॉर द गिवन ताकत, मतलब दी हुई ताकत के लिए, मतलब हमारे पास जो ताकत है उस दिए हुए ताकत के लिए हम किस एंगल पे फेंके बॉल को या ऑब्जेक्ट को, जिससे कि वो मैक्सिमम रेंज यानी अधिकतम दूरी पे जाके टकराए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा साइन की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है, वो +1 हो सकती है। +1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री, तो यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पता चलता है कि इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉल को
45 डिग्री पर फेंक दें, कितने डिग्री पर, यानी अगर हम 36 से किसी बॉल को 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो बॉल वो मैक्सिमम रेंज तक, इससे अधिक दूरी पर नहीं जा सकती बॉल। दिस इज कॉल्ड आर मैक्स, यू कैन से, मतलब मैक्सिमम रेंज होगी। अधिकतम विस्थापन कब होगा, आपसे कोई एग्जाम में पूछता है तो आप क्या कहोगे, 45 डिग्री पर, मतलब हम जहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहीं से फेंक रहे हैं, तो दैट इज़ यहाँ से 45 डिग्री पर जो है वो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। क्लियर है, बिटा दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अलग से। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और देखनी है कि अगर हम देखें यहाँ पे कि जैसे अगर हम बॉल को मान लो 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मान लो ये रेंज गया, ठीक। तो अगर हम इससे कम एंगल पर फेंकेंगे, मान लो इधर फेंक रहे हैं या इधर फेंक रहे हैं उसी ताकत से, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो कम दूरी तक जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, है। अगर हम इससे ज़्यादा भी फेंकें, मान लो ऐसे फेंकें, फिर ऐसे फेंकें या फिर ऐसे फेंकें, तो ये भी कम दूरी पर जाएगा। हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, हम एक आइडिया ले रहे हैं, कम जाएगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम रेंज तो हमारा सिर्फ 45 के लिए है ना, तो सिर्फ 45 पर ही जो एंगल फेंक रहे हैं वही जाएगा मैक्सिमम रेंज तक। ये आर मैक्स है हमारा। इसका मतलब है कि इस 45 के लिए हमें ये मैक्सिमम रेंज मिलेगा, इससे किसी भी कम एंगल या इससे ज़्यादा एंगल पर फेंक रहे हैं तो हमें रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगा, रेंज कम दूरी पर बॉल जाएगी, कम दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम थीटा से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, थीटा से 45 की तरफ बढ़ रहे हैं, रेंज जो है, रेंज बढ़ रहा है कि नहीं। और सिर्फ 45 से जब 90 की तरफ जा रहे हैं तो रेंज घट रहा है। इसका मतलब है जब 45 से 0 जाओगे, 45 से 0 जाओगे तो भी रेंज घटेगा, 45 से 90 जाओगे तो भी रेंज घटेगा, 90 पे भी 0 होगा और 0 पे भी 0 होगा, 45 पे मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ गई सर? बढ़िया, हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब है अगर 45 पे मैक्सिमम है तो हमको एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है, जैसे कि आप 45 के जितना पास रहोगे, जैसे आप देखो ना, जैसे मान लो अगर हम किसी बॉल को 45 पर फेंके तो वो बॉल ऐसे गई, तो अगर हम 45 से थोड़ा पार कम फेंके तो बॉल थोड़ी अधिक दूरी तक जाएगी। ऐसे यहाँ अगर थोड़ा और कम फेंके तो कम दूरी तक जाएगी, या इस 45 से थोड़ा बढ़ा के फेंके तो थोड़ी कम अधिक दूर तक जाएगी, है ना। इसका मतलब है हम 45 के जितना पास रहेंगे, 45 के जितना पास रहेंगे, बॉल उतनी अधिक मतलब 45 के जितना पास रहेंगे बॉल उतनी अधिक दूर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 42 या मान लो 41 डिग्री पर, या 42 ही पूछ ले, 42 डिग्री पर रेंज कितना होगा, रेंज 42 डिग्री पर और 50 डिग्री पर रेंज किसका ज़्यादा होगा। तो बैठ के निकालने तो बैठोगे नहीं कि 50 डिग्री लाओ निकालें, 42 डिग्री निकालें, हमें तो कंपेयर करना है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी। तो इसको देखेंगे कि 45 के कौन ज़्यादा करीब है। तो अगर हम 45 का देखें तो यहाँ से कंपेयर है 3 डिग्री का, और इसको अगर हम 45 से देखें तो यहाँ से कंपेयर है 5 डिग्री का। इसका मतलब ये ज़्यादा दूर है तो ये कम दूर होगा, ये कम दूर है तो ये थोड़ा 45, ये अधिक रेंज होगी, यानी R42 अधिक रेंज होगा R50 से। समझ में आ गया है? तो एक चीज़ हम लोग ने ये सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा कि बॉल 45 के जितना करीब होगा एंगल
उतना अधिक रेंज होगा, कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर आराम से कर सकते हैं। कम ज़्यादा क्या होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कम कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा। हम कंपेयर करना चाहें तो ईजिली हम कंपेयर कर लेंगे, भाई जितना ज़्यादा पास होगा उतना अधिक रेंज होगा। एक चीज़ हमको ये सीखने की मिली। दूसरी चीज़ हम क्या पाते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो साइन रेंज के लिए अगर हम बात करें, यू स्क्वायर साइन, सब क्वेश्चंस करा रहे हैं मेरे दोस्तों बच्चों, सब क्वेश्चंस हैं। ये भी न्यूमेरिकल पूछेगा, इस पे भी न्यूमेरिकल, जो करा रहे हैं वो भी न्यूमेरिकल पूछेगा। अपॉन जी रेंज है। अगर हम कहें किन दो कोणों के लिए रेंज सेम होगा, सवाल जैसे आ जाए किन दो एंगल्स के लिए रेंज समान सेम होगा, रेंज सेम होगा, किन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहां देखें थीटा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा रखें, बात समझना अच्छे से, थीटा की जगह क्या रख दें 90 माइनस थीटा रख दें तो रेंज क्या आता है। देखो एक बार थीटा रख दिया, एक बार 90 माइनस थीटा रखें तो यू स्क्वायर साइन, मतलब 45 तक ही देखना है, मतलब वो फिर उससे कम नहीं आना चाहिए वो, 290 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, अपॉन जी भी करना है ना। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होगा, तो 180 माइनस थीटा इज साइन 2 थीटा है ना, 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब है आप 0 से जितना आगे बढ़ोगे और 90 से जितना पीछे बढ़ोगे उतना ही पीछे बढ़ो तो रेंज सेम होगा। क्या मतलब है, मतलब सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि R 25 डिग्री तो कितना बढ़े आगे 25, तो R 90 से कटोगे तो 90 70 65 डिग्री, तो R 25 डिग्री का रेंज R 65 डिग्री से सेम होगा। मतलब अगर हम R 25 डिग्री पर कोई बॉल को फेंके और R 65 डिग्री पे कोई बॉल को फेंक रहे हैं तो ये जो रेंज होगा रेंज सेम होगा। समझ में आ रहा है मित्रों, मतलब हम 0 से जितना आगे बढ़े 90 से अगर उतना ही पीछे बढ़ रहे हैं तो रेंज हमेशा सेम होगा। अगर मतलब आपके पास एग्जांपल में आ जाए बताओ किस किस का रेंज सेम होगा, ऐसे ऑप्शन लिख के आ जाए 30 60, किसका नहीं होगा ऐसे लिख के आ जाए, अगर 20 70 10 80 है ना, और आ जाए 30 40 60। तो अगर देखोगे तो 30 और 60 सेम रेंज है। 20 आगे बढ़े तो 20 पीछे बढ़े, 10 आगे बढ़े तो 10 पीछे बढ़े, 40 आगे बढ़े तो 40 पीछे बढ़े क्या, नहीं बढ़े, तो यानी ये नहीं होगा रेंज, बाकी के रेंज सेम होंगे। ठीक है, क्लियर है, एकदम आराम से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ा नहीं रहे, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए सवाल, है ना, कोई दिक्कत ना है। अब रेंज हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया। अब एक चीज़ देखते हैं, एक सवाल लगाते हैं, इस पूरा मिटा देते हैं। मान लो एक सवाल आ जाए कि एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने बॉल को मारा, मान लो ये कोई पिच है क्रिकेटर की, ऐसी कोई बड़ी सी पिच है, मतलब यहाँ कोई पिच है और पूरा ग्राउंड है, और यहाँ पे बैठे हैं सब दर्शक टाइप में कुछ ऐसे, मान लो ऐसे बैठे, एक क्रिकेटर है यहाँ पे, है ना, उसने जो है बैट से बॉल को हिट किया, यहाँ से सपोज करो यहाँ से हिट किया बॉल को ऐसे, कितने डिग्री पर,
सपोज करो 37 डिग्री पर हिट किया, और बॉल जो है वो जो हिट किया बॉल को उसने बॉल को हिट किया मान लो 15 डिग्री 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट किया, और बॉल जो है ऐसे जाके पूरा ग्राउंड पार होकर के, ये कोई दर्शक होता है वो बॉल को पकड़ लेता है, मतलब ग्राउंड से मारा उसने और ग्राउंड से इसकी हाइट है मान लो 4 मीटर, मतलब पहले ही पकड़ लिया। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर ये बॉल नहीं पकड़ता तो ये बॉल पूरी इसके हाथ में आ जाती ऐसे, लेकिन यही कहीं पकड़ लिया बॉल को उसने, समझ रहे हो ऐसा। तो बॉल को पकड़ लिया, जहां वो पकड़ा दर्शक वहां से इसके ग्राउंड की जो हाइट है वो 4 मीटर है, 37 डिग्री पर है। अच्छा 37 डिग्री देख के ना परेशान होना, 37 डिग्री का मतलब होता है, अगर ये 37 है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, तो ये 37 90 तो ये 53 ये डिग्री का होता है। ठीक है, साफ साफ लिख दे रहे हैं। अगर ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल इसमें ये पूछ रहा है, बताओ बॉल कितने टाइम बाद वो दर्शक पकड़ेगा, बॉल को कितने टाइम बाद दर्शक पकड़ेगा। मान लो ये सवाल आ जाए। और क्या आ सकता है दोस्तों, और पूछ ले, बताओ फील्डर से, फील्डर क्या बैट्समैन से उस लड़के की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, ये पूछ ले। मान लो यानी यहां से ये कितनी डिस्टेंस चला ये बतानी है वो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन से y बराबर x tan थीटा, वहां से भी लगने को लग सकता है आपका क्वेश्चन, लेकिन हमें x नहीं पता है वहां पे और u पता है, तो वहां से x लग जाएगा, बट टाइम फिर भी बताने में दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, गति के समीकरण से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम को अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो इसका हम कंपोनेंट ले सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 15 cos 37 डिग्री, cos 37 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, 15 इंटू 4/5, 5 से काटोगे 3, 3 4 जा 12 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में हो जाएगी 15 sin 37 डिग्री, है ना। 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 3/5, 5 से काटोगे 3, 9 मीटर पर सेकेंड, यानी हम 9 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल के डायरेक्शन। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग कितना है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी है uy, दिस इज इक्वल टू 15 sin 37 डिग्री, यही वाली, दिस इज नाउ 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अच्छा, यहां से बॉल यहां आके टकरा रही है, मान लो टाइम लगा t स्मॉल t, यही निकालना है। यहां से यहां तो कितना वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और किधर हो रहा है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना हो रहा है
4 मीटर किधर हो रहा है, ऊपर। एक्सीलरेशन या त्वरण, एक्सीलरेशन या त्वरण g है जो कि किधर है, नीचे। g की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पे। और क्या देख सकते हैं, टाइम, टाइम टू t लग रहा है, टाइम समय कितना लग रहा है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएं कि ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगाओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के द्वितीय समीकरण से इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं इसमें, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, फिर से भाई x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि ये याद रहता है बच्चों को। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, 4, किधर है, ऊपर, तो 4। u कितना है, यो 9 है, t निकालना है, प्लस हाफ, g किधर है, -10। माइनस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि g नीचे है, और t निकालना है। 2 से काट दो, 5t स्क्वायर। अच्छा 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये इधर आएगा तो -9t, वो इधर +4, तो +4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो वही 5 4 जा 20, तो ऐसे लिख सकते हो 5t स्क्वायर, ये बन जाएगा -5t -4t, है ना, +4 इज इक्वल टू 0। तो 5t एलसीएम ले लोगे तो t -1 आ जाएगा, -4 कॉमन एलसीएम ले लोगे तो t -1 आ जाएगा। तो t -1 एक ब्रैकेट में, 5t -4 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा टाइम t इज इक्वल टू 1, और एक आ जाएगा t इज इक्वल टू 4/5 टाइम, ये आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से इसको यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 4/5 भी हो सकता है, ऐसी बात है। देखो अगर हम एक लॉजिकली सवाल लगाएं, है ना, लॉजिकली करें तो ये आंसर 1 होगा। मैं रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न ये है इसका कि अगर सपोज करो कि इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट के जाने में कैसे लगाओगे, वही v बराबर u प्लस ए टी से लगाओ। तो v जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है 9 आ रहा है, माइनस g कितना है 10 t, तो t यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 9/10 यानी 0.9। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे 0.9 लग रहा है ना, और ये डिस्टेंस इतनी है, देखो कारण जानते हो, ये पॉइंट मैं आप बताता हूँ कि 0.4 0.8 क्यों आ रहा है मित्रों। 0.8 इसलिए आ रहा है कि एक बार हो सकता है कि ये यहाँ भी तो हो सकता है ना, जैसे 0.4 मीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एक समय यहाँ से यहाँ तक जाने में और एक दूसरा समय यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसलिए वो 0.8 आ रहा होगा। 0.8 का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, क्योंकि अगर आप देखो तो कुछ नहीं बदलता ना फिर, और दूसरा समय 1, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे, आंसर 1, क्योंकि हमारे पास ये वाला गैप है। मेरी बात समझ रहे होगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 1। ठीक है, अच्छा ये समझ में आना भी जरूरी है 1 कौन सा लेंगे, क्योंकि हमें जब दूसरा सवाल जो निकालना होगा बैट्समैन से उस लड़के की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो अगर टाइम नहीं क्लियर होगा तो आप फिर निकालने में दिक्कत करोगे, है ना। इसको रफ नोट कर लेना। तो आंसर कौन सा सही होगा, वैसे भी देख लो 0.9 है तो मैक्सिमम हाइट तक 0.9 लग रहा है, तो इससे ज़्यादा ही समय लगना चाहिए, तो 0.8 कैसे लग सकता है, पहला बात। दूसरा, क्यों आ रहा है 2 आंसर सही, एक क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हो, तो ये टाइम जाने में लगा समय, ये वो आ रहा है, और दूसरा ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो सेम है, तो 2 आंसर आएंगे ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, टाइम आ गया हमारा। बताओ कि बॉल को कितने टाइम बाद वो दर्शक पकड़ेगा, 1 सेकंड के बाद, खाट से हमारा 1 सेकंड, लो खत्म काम। अच्छा रेंज कैसे निकालोगे,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 12 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज, कितनी दूर पकड़ेगा r मान लो या x मान लो, तो x अपॉन टाइम कितना है 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर, यानी यहाँ से इसकी दूरी है 12 मीटर। जाहिर सी बात है लॉजिकली सही नहीं है, ग्राउंड 12 मीटर लंबा तो होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा, बट हाँ मैथमेटिकली यही होंगे कैलकुलेशंस। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इन वर्टिकल डायरेक्ट कैसे इन सवाल को करेंगे, हमने समझ में आ गया होगा। सवाल क्या था कि एक बॉल को हमने 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 37 डिग्री पर फेंका था। जब हमने बॉल को मारा कस के हिट किया 37 डिग्री पर, तो वो जो है ग्राउंड के पार दर्शक जो बैठा था वो 4 मीटर की ऊंचाई पे बैठा था, और वहाँ जाके वो दर्शक उस बॉल को कैच कर लेता है। तो हमें बताना था कि वो कितने समय बाद वो दर्शक उस बॉल को पकड़ा। दूसरा हमें बताना था कि वो दर्शक से इस बॉल को जहाँ हिट किया वो दूरी कितनी है। तो वहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इस टाइम को निकाल लिया। मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t, तो हमने देखा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, जब सॉल्व किया तो t की वैल्यू 1 भी आ रही थी, 4/5 भी आ रही थी। तो नो डाउट कन्फ्यूजन आएगा कि सर कौन सा आंसर सही होगा, तो हम कहेंगे सर दोनों आंसर सही है बच्चों, लेकिन हमें समझना ये है कि जब बॉल को हमने ऐसे मारा तो दर्शक यहाँ पकड़ रहा है बॉल को 4 मीटर को, लेकिन एक यहाँ भी तो हो सकता है ये 4 मीटर दूरी। तो अगर ये 4 मीटर दूरी होगी तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में समय है वो 0.8 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय आ रहा है वो आ रहा है 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको काम किसका है, इसका, इसलिए हम अपने आंसर में किसको लेंगे 1 सेकेंड। जाहिर सी बात है कि वो 0.8 ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता, हमें ये दूर ज़्यादा होना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा, तो ये 1 सेकेंड ले लो। 1 सेकेंड से जब हम रेंज निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं होता तो 12 मीटर चेंज नहीं होगा पूरे मोशन के दौरान, तो 12 वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन x है, और टाइम वही लगेगा क्योंकि जब ये पकड़ा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वही समय लगा t1 रख दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन x है, समय t1 है, 1 उधर जाएगा तो 12 मीटर, यानी कितनी दूरी पर ये दर्शक है 12 मीटर पर। आई होप ये सवाल क्लियर होगा। हम लोगों ने काफ़ी सवाल उन्होंने डिस्कस किए आज प्रोजेक्टाइल मोशंस पे, और भी 2-3 चीज़ें डिस्कस करना रह गया। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और उसमें कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे, और वो मैं हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन पे लास्ट वीडियो होगी। बाकी हम लोग ने पिछले के और आज के वीडियो में काफ़ी कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस पे डिस्कस किया है। ये हम जो क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड। आपको बेसिक समझना होगा, बेसिक क्लियर होगा, कैसे समीकरण को लगाना होगा ये क्लियर होगा, तो आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। आई होप आप पढ़ते रहो, अच्छा करो, 11 की पढ़ाई में थोड़ा सा और मेहनत करो और लगन से पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ताकि कुछ अच्छा सीख सको, और अच्छा सीखोगे तो सिखाओगे और कुछ अच्छा करोगे। ओके मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। शेयर करो, जिनसे जो इसको समझ सकते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है, उनको शेयर करो। लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करो। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ कि कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या वे बदलूं, क्या चीज़ें और इसमें ऐड करूं जिससे और बेहतर वीडियो ये हो सके। आई होप आप पढ़ रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, अपने घर वालों का अपना ख्याल रख रहे होगे। बेस्ट ऑफ लक।